बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही क्या कहते हैं अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड सी वीडियो आ रही है मेरी तरफ से। तो मैं जो है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं डर डर के बना रहा हूँ। ठीक है, डर इसलिए रहा हूँ कि लोग और तरह से चीज़ों को लेते हैं, हम और तरह से बात कर रहे होते हैं। इस चीज़ के ऊपर लेक्चर बना रहा हूँ कि मैं प्यास में कैसे सिलेक्ट हुआ। ठीक है, और इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग मुझसे पूछते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ग्रुप्स में डिस्कशंस होती हैं, आपने कौन सी बुक्स को फॉलो किया, आपने कौन सी स्ट्रेटजी की आपकी क्या थी, आपने कैसे नोट्स बनाए, सारा कुछ लोग पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट जो है वो आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे कन्फेस करना चाहता हूँ कि बहुत ही आजिज़ होके, ठीक है, बहुत जो है वो क्या कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ होके मैं ये चीज़ क्लेम कर रहा हूँ कि मैं प्यास में सिलेक्ट हुआ और मैं अपनी रूटीन जो है आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसको फॉर गॉड सेक इस चीज़ को ऐसे ही लीजिएगा कि ये मैं आप लोगों को जो है वो जस्ट आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी भी लोग सिलेक्ट होते हैं, हर साल सिलेक्ट होते हैं, तो आपने कौन सा नया काम कर दिया। तो बिल्कुल जी, नया बिल्कुल कोई काम नहीं है। आप सोचते होंगे ना कि बाकी भी सिलेक्ट होते हैं तो वो तो वीडियो नहीं बनाते, तो वो आप लोगों को गाइड भी नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने सोचा था कि जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा प्यास में तो उसके बाद मैं जितनी मेरी एक्सपीरियंस जो था, जो मैंने अपने इस जर्नी में सीखा, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था, जब मैं टेस्ट दे रहा था, तो सिवाय पास्ट पेपर्स के मेरे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, पास्ट पेपर के अलावा मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। स्टडी जो है वो आइडिया लेने के लिए टेस्ट कहाँ से आता है, बुक्स कौन सी हैं, किसी किस्म का कोई पता नहीं था। ठीक है, तो उसमें फेलियर्स भी हुए। ठीक है, मुश्किलात भी आई। तो मेरा ये मकसद जो है वो प्योरली इस चीज़ के ऊपर आप बिल्कुल मेरी नीयत पे शक नहीं कीजिएगा, मैं किसी किस्म की शो ऑफ़ या फेम के हवाले से नहीं कर रहा, क्योंकि शो ऑफ़ या फेम तो तब होती है जब आप अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी जो है उसको आप रिवील करते हो। और आपको पता है कि प्यास में सिलेक्शन के बाद आपको पता है एटॉमिक के डिपार्टमेंट में आपने किसी में जाना होता है, तो आपको आइडेंटिटी तो वैसे भी आप इतनी ज़्यादा रिवील अपनी नहीं कर पाते। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस कोशिश को इसी तरह से लेंगे जिस नीयत के साथ मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो चलें अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या मुश्किलात आई मुझे अपने इस जर्नी में, स्ट्रगल्स कैसे की, फिर स्टडी रूटीन क्या थी, बुक्स कौन कौन सी डिस्कस की मैंने स्टडी की, फिर नोट्स वगैरह कैसे बनाए, फिर एंड पे आपको एक प्रो टिप दूंगा। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करने से पहले मेरी प्रोफाइल को आप लोग लाजमी एक दफ़ा देख लें। एमएससी फ़िज़िक्स मैंने की यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से और मेरा सीजीपीए था 3.63। और एमफिल देन मैंने किया कायद-ए-आज़म से और करंटली जो है वो मैं प्यास में हूँ। एमफिल करने की वजह यही थी, मैंने एमएससी के बाद अप्लाई किया प्यास में लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई कर दिया एमफिल के लिए। मेरा शौक़ भी था कि कायद-ए-आज़म में हो जाए, कायद-ए-आज़म में हो गया। फिर 2017 में मैंने एमएससी किया और उसके बाद मैंने 17 और 18 की 2 अटैम्प्ट्स दी लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। 17 में मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, 18 में टेस्ट क्लियर हुआ लेकिन इंटरव्यू में मेरा मेरिट नहीं बना। 19 में मैंने फिर अटैम्प्ट ही नहीं दी। ठीक है, कह लें कि मसरूफ़ था अपने थीसिस वगैरह में। तो 20 में अगेन मैंने अटैम्प्ट दी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्टेड हूँ 20 में, और इंशाल्लाह नवंबर 2022 में मेरी जॉइनिंग जो है वो हो जाएगी। आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो ये मेरी थोड़ी सी प्रोफाइल थी। प्रोफाइल बताना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 दफ़ा हमने अप्लाई कर दिया है, अब हम क्या करें, हमारा नहीं हो रहा। या कुछ लोग कहते हैं कि हमने एमफिल कर लिया है तो उसके बाद एमफिल के बाद पता नहीं चांसेस कम हो जाते हैं, वो लोग नहीं रखते। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लोग करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अब बात आती है कि मैंने बुक्स वगैरह कौन सी पढ़ी। तो बुक से पहले मैं रूटीन आपको बता दूं कि मैं तब जॉब कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एज अ लेक्चर फ़िज़िक्स। तो आपको पता है कि 8 to 4 जॉब होती है और उसके बाद ही टाइम मिलता था, लेकिन मैं मैक्सिमम जो है वो अपना टाइम स्टडी को देता था तब जब मैं प्यास के लिए प्रिपेयर कर रहा था। जॉब के दौरान ही मैंने प्रिपरेशन की अपनी प्यास के लिए। ठीक है,
अच्छा, बुक्स मैंने कौन सी स्टडी की जी? सबसे पहले आप देखें फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाई जेविट एंड सर्वे। जो भी मुझसे पूछता है इनिशियल स्टार्टिंग के लिए कि मैंने तैयारी स्टार्ट करनी है तो मुझे आप बताएं कि मैं तैयारी कहाँ से करूँ, तो सबसे पहले मैं उसको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये बुक पढ़ो। ठीक है, इस बुक का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ पर्सनली, कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स थी सॉल्व उनका बहुत फ़ायदा हुआ। इसके बॉर्डर पे जो क्विज़ हैं उनका बहुत फ़ायदा होता है। इसकी जो थ्योरी के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मुझे इंटरव्यू में अगर जो पार्टिकल फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और ये आपके पास जो मॉडर्न फ़िज़िक्स के जो कंसेप्ट्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, तो वो ये बुक थी, फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। इसके आपने सारे पोर्शन करने हैं। ठीक है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आपको एक बीएससी या ग्रेजुएशन लेवल की दे देता है। ठीक है, मास्टर्स लेवल की यानी एमएससी या बीएस लेवल के जो बीएस के जो बाकी सेमेस्टर्स हैं, चौथा पाँचवां छठा सातवां आठवां, जिनमें हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसमें से कोई चीज़ इसमें नहीं है। इसमें बेसिक जो फिज़िक्स की चीज़ें हैं ना वो आपको सारी ये बहुत अच्छे से क्लियर करके देगा। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जस्ट आपने जो है वो इस बुक को थ्योरी पढ़नी है, इसकी एग्जांपल्स आपने देखनी है और इसके जो क्विज़ वगैरह साथ दिए होते हैं वो आप लोगों ने अच्छे से देखने हैं। उसके बाद मैंने क्लासिकल डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड सिस्टम्स को पढ़ा, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और सेंट्रल फोर्स मोशन जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने इस बुक को स्टडी किया। क्वांटम मैकेनिक्स बाई जेटली, ये बुक इसको मैंने स्टडी किया, जिसमें मुझे ऑपरेटर्स वगैरह और इनके कम्यूटेशन लॉज वगैरह इनका पता चला, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वेव फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिक जो हैं, एक या दो चैप्टर इनमें या बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप जो क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ें आउटलाइन में गिवन है वो आप इसमें से देख लें। मैंने भी इसी बुक को ही फॉलो किया। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ, इसमें वेक्टर्स का इसका जो पहला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ल, ग्रेडियंट, ये वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें बहुत अच्छी बताई गई हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो है हम आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी इसमें बताई हुई हैं। उसके बाद मैंने इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है ना सेकंड एडिशन, रॉजर बॉले, इसकी बुक को मैंने स्टडी किया, जो कि हमने एमएससी में पढ़ी थी। इसमें इंसेंबल वगैरह को हमने स्टडी किया और पार्टीशन फंक्शन को स्टडी किया और इस तरह की चीज़ें काफ़ी जो हैं वो हमने इस बुक से स्टडी की थी एमएससी में, तो इसी बुक को ही मैंने यूज़ किया। उसके बाद एमएमपी जो है मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिसिस्ट बाय आर्कफन एंड वेबर, इस बुक को मैंने देखा। इस बुक से मुझे जो है वो बेसिक जो है वो डिफरेंट क्या कहते हैं आप कुछ जो बेसिक थ्योरम्स हैं आपके पास वो आपको कैलकुलस के इसमें से मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो इसमें से मिल गई थी। उसके अलावा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स बाई आर के पूरी, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको मैंने स्टडी किया था और इसको स्टडी किया था मैंने इसमें आपके पास ये पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह मैंने देखी, जो है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर देखा। उसके अलावा इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग में यूज़ होती हैं इंटरव्यू के हवाले से भी, वो भी मैंने इस बुक से की थी। ठीक है, और उसके अलावा जो मैंने सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस किया, इन सब के ऊपर तो मैंने फोकस किया ये सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने प्यास के अलावा बाकी भी एटॉमिक के टेस्ट मुख्तलिफ दिए हुए थे, बहुत सारे रिटर्न क्लियर भी हुए, बहुत सारे नहीं भी हुए, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था उसने मुझे बताया कि फ़िज़िक्स के जो जीआरई के प्रॉब्लम्स हैं वो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो आप करें। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक का कहीं पे भी टेस्ट आएगा तो कभी कभार तो ये होता है कि सारा जीआरई में से उठा के दे देता है, लेकिन प्यास में ऐसा नहीं होता। मैंने ये पहले भी कई दफ़ा वीडियोस में मेंशन किया, प्यास में कुछ पोर्शन जो है वो ले सकते हैं जीआरई में से, सारा का सारा एज इट इज़ जीआरई के प्रॉब्लम्स नहीं उठा के दे सकते। ठीक है, और जब मैंने दिया था 2020 में तब काफ़ी क्वेश्चन जीआरई में से आए थे, और लेकिन वो थोड़ा अब नॉर्मल कंडीशन थी, तब कोविड था और पहली दफ़ा जो है कोविड में यानी कोविड पहली दफ़ा आया था, तो उसमें जब टेस्ट हो रहा था तो शायद इन्होंने मोस्टली ये सोचा हो कि चलो हम वहाँ से बना देते हैं। बहरहाल फ़िक्स नहीं है प्यास के लिए। ठीक है, प्यास में एक स्पेसिफिक पोर्शन के हिसाब से वो दे सकते हैं। तो लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप जीआरई की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप में से मोस्टली लोगों ने देखा होगा, जीआरई का प्रॉब्लम जब आप एक पूरा सॉल्व कर लेते हैं
تو آپ کو ایک بہت زبردست آپ کا کنسیپٹ بن جاتا ہے. یعنی آپ پھر اس کنسیپٹ کو لے کے اگر آپ کوئی اور پرابلم آپ کے سامنے آتا ہے اسی کنسیپٹ کے ریلیٹڈ یا کچھ اور آتا ہے تو پھر آپ اس کو بہت اچھے سے کور کر سکیں. تو میں نے آلموسٹ 700 MCQs جو ہیں وہ اس میں کچھ ریپیٹ بھی ہوئے ہوں گے کیونکہ ڈفرینٹ پیپرز سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جی آر ای کے پیپرز اویلیبل ہوتے ہیں. ایگزام جی آر ای ایگزام 0177 اس طرح کے ان کے کوڈ ہے. تو وہاں سے میں نے دیکھے تھے. تو یہ ایک میرا ایک لے آؤٹ تھا پریپریشن کا. اور اب میں آتا ہوں آپ کو ٹپ کی طرف. ٹپ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. ٹھیک ہے. آپ کو آئیں گی مشکلات، آئیں گی فیلئرز ہوں گے. آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے اب نہیں ہوتا، میں اس کو نہیں کر سکتا. سیکنڈ تھنگ جو ہے جو ہم بہت زیادہ ہم مسٹیک کرتے ہیں، آپ میں سے بھی بہت لوگوں نے فیل کیا ہوگا، میں نے بھی فیل کیا. میں کسی کو اسپیسیفائی کر کے ٹارگیٹ نہیں کر رہا، میں جسٹ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ میں بہت تھوڑی سی تیاری کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہمارا اتنی دفعہ سے ہمارا ٹیسٹ ہی کلیئر نہیں ہو رہا. جب آپ ہر دفعہ ہی بغیر تیاری کے جاؤ گے، یعنی آپ تھوڑی سی ایوریج تیاری کر لو گے اور اس سے آپ ٹیسٹ میں چلے جاؤ گے تو آپ کو کبھی بھی ٹیسٹ میں کامیابی نہیں ملے گی. کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے صرف آپ نے پاس نہیں کرنا، اس میں آپ نے میرٹ بنانا ہے. تو میرٹ ایسے ہی بنے گا کہ آپ پھر کمپٹیشن میں آؤ، آپ محنت کرو. ٹھیک ہے. اور یہ میری آپ لوگوں کے لیے ٹپ ہے کہ آپ کبھی بھی ایوریج محنت کر کے ٹیسٹ میں نہ جاؤ. اس سے آپ جسٹ ایک آپ کا فیلئر کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں لک ساتھ دیتی ہے، میں اس چیز کو نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ساتھ ہوتی ہے تو ہی ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں. میں اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا. میرے اوپر خود اللہ تعالیٰ نے ہی کرم نوازی کی ہے. اگر میرا ٹیسٹ کلیئر ہوا ہے، میں اس میں اپنا بالکل کوئی جو ہے وہ کمال نہیں گنتا. لیکن میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں کہ محنت اتنی کریں جتنی آپ کمپٹیشن میں جتنی کمپٹیشن میں آپ ہیں. ٹھیک ہے. بہت محنت کریں. ٹھیک ہے. جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے وہ محنت کریں. اور بس میری آپ لوگوں کے لیے بیسٹ وشز ہے. اگین میں ایک دفعہ میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ ویڈیو کا لیکچر بنانے کا مقصد کسی قسم کا شو آف، کسی قسم کا جو ہے وہ ایکسپوز کرنا خود کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ ایک پراپر طریقے سے، کیونکہ صرف بکس کے بتا دینے سے آئی تھنک تیاری نہیں ہوتی. تیاری کا ایک پراپر، اگر آپ اس کو بتاؤ کہ اتنے گھنٹے میں نے پڑھا، اتنے گھنٹے جو ہے وہ میں نے یہ چیز پڑھی، اس بک کو میں نے اس طرح سے پڑھا، اس بک کو اس طرح سے پڑھا، تو آئی تھنک یہ افیکٹو ہوتا ہے. تو آئی تھنک اور آئی ہوپ کہ یہ چیز جو ہے یہ افیکٹو ہوگی آپ لوگوں کے لیے. جتنی بکس میں نے شیئر کی یہاں پہ جن کا نام لیا ہے، اور یہ جو جی آر ای کی پیپرز ہیں، ان سب کے لنکس جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر رہا ہوں. آپ لوگ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جو بکس میرے پاس اویلیبل ہوئیں، کچھ بکس ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں ہیں لیکن جو میرے پاس ہوئیں میکسیمم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ لوگ رائے ضرور دیں کہ یا آپ اپنے کویشچن کر سکتے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کیوری ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو یہاں لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں جی. خدا حافظ.